गुज़श्ता कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की सिविल ब्यूरोक्रेसी काफ़ी चर्चा में है। जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मौजूद ना हो तो सारी पावर्स जो हैं वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के पास होती हैं और अगर उनके मुतल्लिक़ कोई मामला हो उसकी बात तो करनी पड़ती है। मामला क्या है और क्या ये कोई लोकलाइज्ड इशू है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक है या नेशनल लेवल पे भी कोई इस किस्म का ट्रेंड है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम जफर चौधरी है। दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से दो इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स जो ऑन गोइंग है। ऐसा नहीं है कि एक इवेंट हुआ है और उसकी वजह से चर्चा है। एवोल्यूशनरी दो चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से चर्चा है। चर्चा पब्लिक में वैसे कुछ खास ज़्यादा नहीं है क्योंकि पब्लिक पिछले 2.5-3 साल से अंदर क्या हो रहा है पब्लिक उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। चर्चा ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के अंदर ही है, ज़्यादा बातचीत वहीं पे ज़्यादा हो रही है। दो चीज़ें हैं। पहली ये है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक के दरमियान बाहर की रियासतों से, मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से और डिफरेंट सर्विसेज से, यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनके जो अलाइड सर्विसेज से बहुत सारे ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में तैनात हो रहे हैं। लगभग 10 के करीब नए ऑफिसर्स आ गए हैं, जिनमें से 5 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो मेन कार्डर सर्विस होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, उससे वो ताल्लुक़ रखते ही नहीं है। वो अलाइड सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे उनकी तैनाती उन पोजीशंस के ऊपर हुई है जिन पे कभी आईएएस ऑफिसर्स के बिना कोई और ऑफिसर की पोस्टिंग हो जाए तो वो बड़ा हैरान कुन माना जाता था। ज़्यादातर ये आईएएस का डोमेन ही रहता था। अगर जो स्टेट की अपनी लोकल ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट यानी एर्स्टवाइल स्टेट, उसकी जो अपनी लोकल सिविल सर्विस है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर वहाँ से भी प्रमोशन से इन खास पोजीशंस के ऊपर लोग पहुँचते थे तो उसकी आईएएस के अंदर थोड़ी सारी एक्सेप्टेबिलिटी ठीक नहीं बनती थी। यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। उसमें इस वक्त ख़ास करके आज के मौजूदा हालात में पिछले 6-8 महीने से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक तो जो नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है नया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसमें 28,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लागत होगी, सनती इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू कश्मीर में, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जो 5 अगस्त के वाक़यात के इर्द गिर्द जिसको डिज़ाइन किया गया था और उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने खुद बड़ी दिलचस्पी बताई, बहुत सारे रोड शोज़ वगैरह हुए, लेकिन कोविड की वजह से सस्पेंड हो गया। अभी उसको भी इस साल शायद कोई मेजर समिट एक श्रीनगर में या जम्मू में करवाने की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट बहुत अहमियत रखता है। उनके नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाल ही में तैनात हुए हैं और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये आ रहे हैं इंडियन रेलवेज ट्रैफिक सर्विसेज से, IRTS से ये आ रहे हैं। सिमिलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बल्कि जो वर्क फोर्स है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सबसे वर्क फोर्स है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा है। इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। इसी तरह से 3-4 ऑफिसर्स और हैं। ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनकी जो चीफ हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हैं। उसके बाद पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जब ये शाह फैसल चले गए थे अमेरिका और उसके बाद वापस आए और आके अपनी सियासी पार्टी लॉन्च की, उससे पहले जो इनकी पोजीशन थी, यानी एक बड़ी, जब शाह फैसल की पोजीशन हमेशा ही स्टेट ब्यूरोक्रेसी में एक स्टार की तरह रही है, तो हैंड पिक्ड ऑफिसर होते थे जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसको आप चाहते थे कि ये फिक्स अप करना है तो वहाँ पे शाह फैसल को लाया जाता था। तो लिहाजा पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो MD हैं वो भी शायद एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। 4-5 ऑफिसर ऐसे एरियाज में ऐसी पोजीशंस के ऊपर आए हैं जिनको ज़्यादातर IAS ऑफिसर्स ने ही मेन किया है। ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है जिसको ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में, जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है। दूसरी ये मैंने कहा था कि 2 एस्पेक्ट हैं और फिनोमिनल हैं और एवोल्यूशनरी हैं, आगे जाकर कैसे होगा। एक जो रीऑर्गेनाइजेशन यानी 5 अगस्त के दिन भी ये एक बिल्कुल लाउड और क्लियर, ये बिल्कुल एक कमिटमेंट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट।
कि कुछ देर तक यूनियन टेरिटरी रहेगी, उसके बाद जब हालात बेहतर होंगे तो स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाएगी। एग्जैक्ट अंदाज़ा ये कोई गैस वर्क तो किसी के पास नहीं है कि स्टेट कब रिस्टोर की जाएगी, लेकिन सबका मानना ये है कि जम्मू कश्मीर जैसी इतनी बड़ी वसी जगह जिसमें अब 101 करोड़ 30-32 लाख के करीब पॉपुलेशन हो जाएगी और सेंसिटिव इतनी है, स्ट्रेटेजिकली इस तरह से प्लेस्ड है, इसको एक लंबे वक्त तक शायद मरकज से, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कंट्रोल करना, डायरेक्ट रन करना बहुत मुश्किल होगा जब तक एक पीपल, लोगों की अपनी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ना हो। तो लिहाजा ये टेक्निकली भी और जो सियासी तौर के ऊपर वादा भी वो भी यही है कि स्टेट जल्दी रिस्टोर हो जाएगी। एक तरफ ये वादा कि स्टेट जल्दी रिस्टोर हो जाएगी और दूसरी तरफ जो ऑल इंडिया सर्विसेज का कार्डर है, जो जम्मू कश्मीर का कार्डर हुआ करता था, अपने आप में बड़ा प्रीमियम कार्डर था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज, इसको मर्ज कर दिया गया है एक कार्डर में जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज का जो कार्डर है उसमें मर्ज कर दिया गया। लिहाजा जम्मू कश्मीर का जो कार्डर है वो एग्जिस्ट अब करता ही नहीं है। इसके बारे में 2-3 बार हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्टेट किसी न किसी वक्त के ऊपर बहाल होनी ही है तो जो कार्डर है वो रहने दिया जाता अगर जम्मू कश्मीर का, तो वो ज़्यादा क्या बेहतर ना होता। इसको कार्डर को मर्ज करने से AGMUT या अगमुट, इसको कार्डर को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, मर्ज करने से क्या होता है इसको कि इसकी जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, खास करके फॉरेस्ट का तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर होता है, पुलिस का होम डिपार्टमेंट के अंदर होता है, लेकिन जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, यानी ये एक जो बेडरॉक है गवर्नेंस का, जो एक स्टील फ्रेम प्रोवाइड करता है, उसका कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो IAS का पूरे मुल्क में है, इंक्लूडिंग जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम है, यानी वहाँ का भी कार्डर जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ही कंट्रोल करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में एज इज द केस विद अगमट, यानी ये जो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैंने बात की है, इनका जो अगमुट कार्डर है, इनकी जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी इसका जो कंट्रोल है वो एक पुलिसिंग स्टाइल से अब होम मिनिस्ट्री के पास चला गया। हो क्या रहा है कि ये जो बाहर से ऑफिसर्स का आना, फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर, एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेलवे ट्रैफिक के ऑफिसर, वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्या ये यूनिक पोजीशन है जम्मू कश्मीर में? पोजीशन शायद यूनिक हो सकती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आखिर जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर ऑल एक लेबोरेटरी तो है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो किया जा सकता है। ट्रांजिशन में है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, गवर्नेंस के एतबार से भी, पॉलिटिक्स के एतबार से भी, लेजिस्लेचर के एतबार से भी, थॉट प्रोसेस के एतबार से भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिशन में है। तो एक तजुर्बा मुझे लगता है कि ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इसको मैं लिंक करके देखता हूँ एक ख़ास चीज़ के साथ। लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही थी सदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एड्रेस होता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का, उसके बाद बहस होती है, सारे मुख्तलिफ पार्टीज के मेंबरान उसमें हिस्सा लेते हैं और वोट ऑफ थैंक्स के ऊपर चर्चा होती है। फिर उसके बाद उसकी रिप्लाई आती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर साहब जब रिप्लाई दे रहे थे तो वो बहुत सारी, अब जो मामले लोगों ने हाईलाइट किए होते हैं, जो बातें की हुई होती हैं सारे मेंबर पार्लियामेंट्स ने, उनका एक निचोड़, यानी उनका जवाब हर इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक रिप्लाई आती है। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में जितने भी मेंबर्स ने बात की होगी, तो उसका जो एक कंसोलिडेटेड रिप्लाई जब प्राइम मिनिस्टर दे रहे थे तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात की कि नेशन बिल्डिंग में प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है, और प्राइवेट सेक्टर है जो देश की इकानमी को भी मोबिलाइज कर रहा है। देश की इकानमी के का एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें वो प्राइवेट सेक्टर की है। ये बात करते करते अचानक से एक इमोशनल सा एक उनका एम्फेसाइज करके उन्होंने सिविल सर्विसेज के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब फर्टिलाइजर की फैक्ट्री भी बाबू चलाते हैं। बाबू एक कॉमन पार्लेंस में जो है वो IAS ऑफिसर्स को ज़्यादातर कहा जाता है। हालांकि 2016 में IAS ऑफिसर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि ये डेरिसिव है रिमार्क IAS ऑफिसर्स को, ऑफिसर बोलो सीधा, बाबू नहीं कहना चाहिए, ये एक अनबिकमिंग है, ठीक नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि
फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री भी बाबू चलाएगा, कारखाना भी बाबू चलाएगा, अब जहाज़ भी आईएएस क्या कर लिया, अब जहाज़ भी बाबू उड़ाएगा। उनका कहने का ये मतलब था कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है लोगों में वो लानी चाहिए। जो अगर किसी की फर्टिलाइज़र की नॉलेज है बहुत लंबी तो वो आकर फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री का यानी इंडियन फर्टिलाइज़र ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर वो बने। किसी का एविएशन हिस्ट्री में, एविएशन में अगर किसी की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने। आईएएस ऑफिसर ही क्यों सिविल एविएशन के बने। किसी ने कोल्स में, माइनिंग में अगर किसी का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है तो वो कोल मिनिस्ट्री में आकर सेक्रेटरी बने, आईएएस ऑफिसर ही क्यों बने। ये थोड़ा सा कुछ लग रहा था एक स्लाइटली एक है लार्जर डिस्कशन मुल्क में है, जिसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट ने ही अपने जो प्रीवियस इनका टर्म थी उसी में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था लेटरल एंट्री का। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोजीशन पे या एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन पे अगर कुछ एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हों लेकिन उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान ना भी पास किया हो, वो एक अप्लाई करके और अपने क्रेडेंशियल साबित करके वो ऐसी बड़ी पोजीशंस के ऊपर जा सकते हैं। इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो मुल्क के अंदर स्प्लिट है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली जो लोग सिविल ब्यूरोक्रेसी के बाहर हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थिंकिंग करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं, ये आइडिया शायद अच्छा होगा। और वेस्ट में खास करके यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा, यूनाइटेड स्टेट में तो जो कैबिनेट भी बनती है वो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होकर आते हैं वही लोग कैबिनेट का मेंबर बने। जो डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर और होम, या ये जो टॉप पोजीशंस के ऊपर, कॉमर्स सेक्रेटरी, टॉप पोजीशंस के ऊपर लोग होते हैं, उनको टैलेंट के एतबार से हायर किया जाता है। और ये मॉडल अब धीरे धीरे पाकिस्तान ने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एमपीज़ हैं, इस वक्त 20-22 लोग हैं जो इमरान खान की कैबिनेट में जो मिनिस्टेरियल पोजीशन एंजॉय करते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज से उनको हायर किया हुआ है। ये डिस्कशन हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये जो डोमेन है इसको थोड़ा सारा इंटरचेंजेबल बनाया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का अगर टॉप पोजीशन के ऊपर एक मुल्क में, हर मुल्क का एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ या इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ आप तभी बन सकते हैं अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस की बैकग्राउंड से हों। अगर आपके पास आजकल जैसे डाटा प्रोसेसिंग होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है, उस पर और भी लोग हो सकते हैं शायद जिनके पास एक्सपर्टीज़ हो और वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी जगह इन्होंने बताया है कि ज़रूरी नहीं कि अब सारी चीज़ें जो हैं आईएएस के पास हों और डिफरेंट डोमेन से जो लोग एक्सपर्टीज़ रखते हों उनको लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जो मुझे लगता है ये एक किस्म की शुरुआत हो सकती है जिससे ये आइडिया को टेस्ट किया जाए कि एक्सेप्टेबिलिटी इसकी कितनी बनती है और डिलीवरी इसकी कितनी बनती है। क्योंकि आईएएस को ओवरऑल लेकर के जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होती है उसमें एक टेंडेंसी रहती है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अटैक किया जाए ताकि पब्लिक परसेप्शन में भी और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसमें भी आपकी एक पोजीशन ऐसी इस्टेब्लिश हो दैट आप डोमिनेट कर पाएं, सिस्टम के अंदर आप डोमिनेट कर पाएं। क्योंकि पॉलिटिकल जो बीइंग होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, परमानेंट होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी। जब उनका नेचर परमानेंट होता है तो पॉलिटिशियन जो उसका पीरियोडिक होता है कि ये तो अभी मुल्क में चल रहा है इस तरह से, वरना क्या होता है कि आप एक टर्म आए, 2 टर्म आए, उसके बाद आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, फिर आप किसी वक्त पे वापस आएंगे। जो सेंस ऑफ रेगुलरनेस है, जो सेंस ऑफ परमानेंस है, वो सिविल सर्विसेज से आती है। उसकी वजह से सिविल सर्विसेज का कंट्रोल सिस्टम के ऊपर इतना हो जाता है कि सारे पॉलिटिशियन अपने आप में इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो सिविल सर्विसेज के साथ डील कर सके। लेकिन यह बात जब मोदी साहब की तरफ से आती है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती है, उससे थोड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। क्योंकि अगर उनका ट्रैक देखा जाए बतौर चीफ मिनिस्टर गुजरात में और उसके बाद जो इनकी पहली टर्म है बतौर प्राइम मिनिस्टर वो भी, और उसके बाद भी एक चीज़ देखी गई है कि प्राइम मिनिस्टर का एक चुनिंदा सिलेक्ट आईएएस ऑफिसर्स हैं, ऐसा माना जाता है कि लगभग 6700 के करीब जो आईएएस ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है पूरे मुल्क में। 1500 की कमी है तो लगभग 5200 के करीब आईएएस ऑफिसर हैं।
इन 5200 में माना जाता है कि 100 से लेकर 150 के करीब ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं पूरे मुल्क में, जो सेंटर में हैं और मुख्तलिफ स्टेट्स में हैं, यूनियन टेरिटरीज में हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल फेवरेट्स हैं, जिनको वो नाम के साथ जानते हैं और उनको पता है कि इस फलां ऑफिसर की जो डिलीवरिंग कैपेबिलिटी है वो क्या है। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो USP है वो हमेशा ये माना गया है कि ये गवर्नेंस का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपना आइडियाज़ हैं, उनको पुश दे पाते हैं बिकॉज ऑफ ए सेलेक्ट नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जिनके ऊपर ये पूरी तरह से रिलाई करते हैं, जिनके थ्रू वो अचीव अपना टारगेट करते हैं। उनकी तरफ से IAS को बिल्कुल एक टारगेटेड चीज़ लेकर उससे ये डिस्कशन में तो बहुत आया, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मुख्तलिफ था। एक तो ये कि ये दिस वाज बीइंग सेड एक प्राइवेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात की जा रही थी। ये इंटायर अटैक जो है वो IAS के ऊपर या सिविल सर्विसेज के ऊपर नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसा पॉलिसी पर्सपेक्टिव भी, ऐसी थिंकिंग भी कि IAS के जो डोमेन को थोड़ा सा शेकअप किया जाए, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए और उनमें ये एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट की जाए कि अगर कोई दूसरे एरिया से, दूसरी एक्सपर्टीज से अगर कोई आकर उनके एरिया में काम करे तो ये बात उनको अनएक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल रेपो है, जो मैंने बताया कि 100 से 120 के करीब IAS ऑफिसर्स को माना जाता है कि जिनको प्राइम मिनिस्टर जो पूरे मुल्क में जिनके ऊपर वो आंख रखते हैं और उनका देखते हैं कि ये इनकी डिलीवर कर सकते हैं जिन सेक्टर्स के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक वेल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ जिसको प्रगति बोलते हैं, जिसमें यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, कुछ और चुनिंदा सेक्रेटरीज और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज, यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज, इनके साथ प्राइम मिनिस्टर पर्सनली पीरियोडिक मीटिंग्स लेकर जो बिग टिकट्स प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रिव्यू लेते हैं। और ये बहुत यूनिक है। ये ऐसा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले ऐसा नहीं हुआ। ये यूनिक है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ, खास करके स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के साथ इतनी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना। एक तरफ ये कि आपका ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इतनी रिलायंस, और दूसरी तरफ ये कि उनका जो कंफर्ट जोन है वो चैलेंज भी हो रहा है। तो एक नई चर्निंग है जिसकी जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मुझे होता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर से। एज ऑलवेज कि मैं कुछ कंक्लूसिव कभी वो नहीं देखता, जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनका एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है। ये इनकी जो परफॉर्मेंस है, डिलीवरेबिलिटी है, जो नए ऑफिसर्स आए हैं वो डिटरमिन करेगी कि फ्यूचर में क्या जो आउटसाइड IAS डोमेन से लोग जो हैं वो लाकर मेन स्ट्रीम ऑफ ब्यूरोक्रेसी में उनकी कामयाबी किस हद तक जा सकती है। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। आज का एपिसोड हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत शुक्रिया।